हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BPSC 134, जिसका सब्जेक्ट नेम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय। यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें, ये PDF आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को आगे कंप्लीट देखने के पश्चात आपको ये PDF मिल जाएगा। तो PDF कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना जरूरी है, क्योंकि पासवर्ड चाहिए होगा PDF को ओपन करने के लिए। और इस वीडियो में कहीं भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणा और उसके तत्वों की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा होती है वो एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र जो है अपनी सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। अगर हम राष्ट्रीय हित की बात करें तो इसके अंतर्गत एक राष्ट्र का केवल आंतरिक या बाहरी सुरक्षा ही शामिल नहीं होता, बल्कि इसके अलावा उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू का भी इसमें समावेश होता है। अगर एक राष्ट्र की बात करें तो वो अपने राजनीति और कूटनीति का इस तरह से बनाता है या इस तरह से परिचय देता है ताकि वो अपनी आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से अपनी सुरक्षा कर पाए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए। तो जो राष्ट्रीय हित है, इसका संबंध एक राष्ट्र का केवल भौतिक लाभ से नहीं है, बल्कि उसका संबंध उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं से भी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय हित के तत्वों की बात करें तो इसमें सबसे पहला तत्व आ जाएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत एक राष्ट्र ये प्रयास करता है कि उसके राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हो सके, उसके नागरिकों की रक्षा हो सके और उसके राजनीतिक स्वतंत्रता की भी रक्षा हो सके, जिसके लिए उस देश के या उस राष्ट्र के जो है उसके सैन्य बल काम करते हैं, उसके खुफिया एजेंसी काम करती है, और वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, युद्ध और जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, तो इन सब स्थितियों से निपटने के लिए भी वो सुरक्षात्मक नीतियां अपनाता है। इसके लिए इसका एक और इम्पॉर्टेंट तत्व है आर्थिक समृद्धि। तो कोई भी राष्ट्र आर्थिक समृद्धि को जरूर चाहेगा, जिसमें वो इस प्रकार की अपनी नीतियां बनाता है ताकि उसके पास जो भी संसाधन है वो उसके राष्ट्र के सभी लोगों को प्राप्त मात्रा में मिल सके और उससे वो सामाजिक और अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आर्थिक समृद्धि में एक राष्ट्र कोशिश करता है कि उसके उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार अधिक से अधिक सृजन हो सके और सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी बना सके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट तत्व आता है इसमें आपका राजनीतिक स्वतंत्रता। तो यहाँ किसी राष्ट्र के राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि वो पूर्ण रूप से संप्रभु गणराज्य होना चाहिए, यानी उसके ऊपर किसी अन्य देश का अधिकार ना हो, किसी अन्य देश का हस्तक्षेप ना हो और ना ही वो उपनिवेशवाद का शिकार हो। तो इन सारे चीज़ों से सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र सदा प्रयास करता रहता है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक हित भी एक राष्ट्र का प्रमुख तत्व होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत सांस्कृतिक धरोहर, उसकी परंपरा और उसकी समाज की जो संरचनाएं हैं उसको भी शामिल किया जाता है, और समाज की जो विविधताएं हैं, जो उस राष्ट्र की पहचान है, उसको बनाए रखने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना भी एक राष्ट्र का इम्पोर्टेंट तत्व आता है। इसके अलावा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना भी आज के राष्ट्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं, और इनका समाधान करने के लिए सभी राष्ट्र लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति भी किसी राष्ट्र के हित की रक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ लगातार वार्तालाप करते रहते हैं, व्यापारिक समझौते करते हैं, वैश्विक जो संगठन होते हैं उसमें भागीदारी करते हैं, शांति समझौते करते हैं और सैन्य संगठनों में भी भागीदारी निभाते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम मार्क्सवादी
सिद्धांत की बात करें तो इसके जो प्रमुख विद्वान या प्रवर्तक रहे वो थे आपका फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स। तो इन दोनों विद्वानों ने ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो मुख्य फोकस किया वो पूंजी और आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इन्होंने अध्ययन करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्होंने बताया कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कि जो आज हम संघर्ष देखने को मिल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण आर्थिक कारण ही है। समाज में जो पूंजी का वितरण है वो समान रूप से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर अगर हम पॉइंट क्रिएट करें तो जो मार्क्सवादी विचारधारा थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, तो इन्होंने आर्थिक आधार पे अधिक जोर दिया और इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका आधार आर्थिक ही है, क्योंकि आज जो एक देश दूसरे देश से संबंध स्थापित कर रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण पूंजीवाद है और ये अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए दूसरों से जुड़ रहे हैं ताकि उनको संसाधनों की पूर्ति हो सके। ये संसाधनों की खोज में दूसरों देशों के साथ जुड़ते हैं और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा तेल की खोज में या प्राकृतिक संसाधनों के खोज में कोई बड़ा देश जो है छोटे देशों पे हमला कर देता है या उसके संसाधनों पे कब्जा करने का प्रयास करता है। इसके अलावा मार्क्सवादी जो सिद्धांत था वो साम्राज्यवाद के सिद्धांत के बारे में इन्होंने कहा। तो ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें जो पूंजीवाद की विकास हुआ है उसका कारण जो है साम्राज्यवाद है, क्योंकि साम्राज्यवाद जो है उसका अंतिम चरण था पूंजीवाद और इसी के कारण दूसरे देशों पे एक मार्केट के लिए या जो है अपने संसाधनों को बेचने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों ने अन्य देशों के ऊपर कब्जा करना या फिर उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, उनका शोषण करना जैसी नीतियां अपनाई गई। इसमें वो बात करते हैं सामाजिक और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण था वो मानता था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामाजिक और जो वर्गीय संघर्ष है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका कारण है जो विभिन्न देश है, जो बड़े पूंजीपति देश हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि विकासशील देशों के बीच में जाते हैं और वहाँ पे उनका शोषण करते हैं, जिसकी वजह से वर्गीय संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो विकसित बनाम विकासशील देश का हो या एक ही देश में जो है पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के बीच में हो। इसके अलावा मार्क्सवादी विचारधारा जो है वैश्वीकरण के भी आलोचक हैं। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो वैश्वीकरण का आलोचना करता है और कहता है कि वैश्वीकरण के कारण जो अधिकतर लाभ हो रहा है वो केवल पूंजीवादी देशों को ही हो रहा है और वैश्वीकरण का उद्देश्य पूंजीवादी देशों के हितों को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हमें जो विकासशील देश या गैर विकसित देश है वहाँ पे हमें गरीबी, शोषण जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। और जो भी इसमें वैश्वीकरण में नीतियां अपनाई गई जैसे कि मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं IMF, वर्ल्ड बैंक, तो ये सभी कहीं ना कहीं असमानता को बढ़ावा दे रही हैं, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही क्यों ना हो। तो मार्क्सवाद ने वैश्वीकरण की भी आलोचना की। अब इसके अगर हम कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सकारात्मक पहलू ये है कि ये एक तो जो है पूंजीवाद की बात करता है और कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो आज हमें जो खाई दिखाई देने को मिल रही है उसका कारण केवल सैन्य मुद्दे नहीं है, बल्कि ये आर्थिक और वर्गीय संघर्ष के कारण भी हो रहा है और इस आर्थिक कारण के कारण आर्थिक जो व्यवस्था है उसके कारण असमानताएं और शोषण अधिक बढ़ती जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम इसके नकारात्मक पहलू की बात करें तो इसमें देखते हैं कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है ये केवल आर्थिक तौर पे और वर्ग दृष्टिकोण की बात करता है, लेकिन जो अन्य तत्व होते हैं जैसे कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन सारे तत्वों की ये अवहेलना करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परंपरागत यथार्थवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यथार्थवादी सिद्धांत है जो आपको परंपरागत यथार्थवाद के रूप में पूछा गया है, तो जो यथार्थवाद था उसी को
परंपरागत यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो परंपरागत यथार्थवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में राज्य की स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता, उसकी सुरक्षा और हितों की बात करता है। तो इसमें ये ऐसे कूटनीति या राजनीति और सैनिक संदर्भों की बात करता है जिससे राज्य के व्यवहार को समझा जा सके और राज्य अपने हितों को साध सके। तो इसमें अगर हम परंपरागत यथार्थवाद के दृष्टिकोण की बात करें तो ये राज्य सर्वोपरि का दृष्टिकोण देता है। यानी इसके अनुसार, परंपरागत यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सर्वोत्तम अभिनेता है, जो इसका लीडर है, वो कहीं ना कहीं राज्य को मानता है। और राज्य क्या करता है कि राज्य अपने आप को सर्वोपरि रखता है, अपने आप को संप्रभु बनाता है और स्वायत्तता को अपनी इंपॉर्टेंस देता है। इसमें देखते हैं कि एक राज्य अपनी सुरक्षा, अपनी भलाई और अपनी शक्ति को बढ़ाने का लगातार प्रयास करता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी जो संगठन है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण में उतना प्रभावी नहीं माने जाते। जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो केवल राज्य ही निभाता है। इनका दूसरा सिद्धांत कहें तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता का सिद्धांत है। तो इसमें परंपरागत यथार्थवाद ये मानता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसका कोई भी उच्चतम सरकार या केंद्रीय सत्ता नहीं होती, बल्कि ये जो प्रणाली है ये प्रत्येक राज्य की स्वतंत्र रूप से काम करती है और प्रत्येक राज्य जो है अपनी सुरक्षा और स्वार्थ की रक्षा के लिए बाहरी सहायता इससे नहीं मिल पाती। यानी जो परंपरागत यथार्थवाद है वो कहता है कि एक राज्य को आज के समय में जो अपनी सुरक्षा है उसको स्वयं ही करनी होगी, बाहरी तौर पे उसे कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो कहीं ना कहीं हमें स्थिर आदेश नहीं देती है, यानी इसमें हमें लगातार जो है अस्थिरता देखने को मिलती है और राज्य की जो सुरक्षा है वो निरंतर संघर्ष पूर्वक होती है। राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते ही रहना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने शक्ति के संतुलन का सिद्धांत दिया, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य जो है या राष्ट्र जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो कोई अन्य राज्य है तो वो इससे भयभीत हो जाता है और उसका मुकाबला करने के लिए वो क्या करता है कि अन्य शक्तियों के साथ वो मिलकर एकजुट होकर समझौता करता है और शक्ति संतुलन करने का प्रयास करता है, ताकि अगर एक कोई देश उसके ऊपर हमला करे तो कुछ और अन्य 2-3 देश मिलकर इसका वो सामना कर सके। तो इसके लिए जो अन्य राज्य या देश है वो शक्ति संतुलन के लिए जो है समझौते करते हैं, राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर उपाय करते हैं और कुछ अन्य प्रयास करने का इसमें उपाय करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इन्होंने राज्य का स्वार्थ और अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, जिसमें कि परंपरागत यथार्थवाद जो है वो ये मानता है कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों और स्वार्थ के आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, राज्य कैसे निर्णय लेता है तो उसके निर्णय का अधिकार है राष्ट्रीय हित और स्वार्थ। वो अपने स्वार्थ को, राष्ट्रीय हित को राज्य एक सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि शक्ति, सुरक्षा और संसाधनों के प्रति उसका संबंध देखने को मिलता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि राज्य अन्य राज्यों के इरादों के बारे में निश्चित नहीं होते और यह अनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और जटिल बना देते हैं। यानी यहाँ राज्य से, देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बता दूं, ये देश से संबंध है। यहाँ पे देखिए एक देश जो है दूसरे देश के बारे में उसके क्या इरादे हैं उसके बारे में कोई निश्चितता नहीं रख सकते, ये अनिश्चित होता है। हम नहीं जान सकते कि चीन हम पे आक्रमण करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि विश्वास पूर्वक रिलेशनशिप नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिलेशनशिप को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक जटिल बना देता है और बाहरी खतरों से बचने के लिए लगातार प्रत्येक देश जो है अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता रहता है। इसके अलावा हम इसमें मानव स्वभाव और संघर्ष भी देखते हैं। तो जो परंपरागत यथार्थवाद है वो ये विश्वास रखता है कि मानव का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी है और इस स्वार्थपना ने संघर्षपूर्ण वातावरण को उत्पन्न किया है और इस स्वार्थ की वजह से ही राज्य भी स्वार्थी बन गया है और उसके अंदर भी युद्ध और राजनीति का विस्तार लगातार होते आ रहा है और युद्ध और संघर्ष की भावनाएं हमें एक से दूसरे देश में देखने को मिलती है। इसके अलावा आधिकारिक नेतृत्व का भी अभाव हमें
देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पीडीएफ मिल सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हमने प्रोवाइड करवा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और पीडीएफ ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो कि हमने यहाँ स्क्रीन पे दे दिया है। इस पासवर्ड से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, जिसमें पहला आएगा आपका दो ध्रुवीय प्रणाली। तो देखिए, दो ध्रुवीय प्रणाली जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इसका अर्थ उस स्थिति से होता है जिसमें कि जो शक्ति होता है वो कोई दो देश या दो ब्लॉक या दो ग्रुपों में विभाजित होता है। इसको अगर एक एग्जांपल से समझें, तो अगर आपने कोल्ड वॉर का चैप्टर पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि उस समय कैसे विश्व जो है दो खेमों में बट गया था। एक खेमे का नेतृत्व जो था वो अमेरिका कर रहा था, जो और उसके साथ साथ अन्य लोकतांत्रिक देश शामिल थे। और दूसरे खेमे की बात करें तो इसमें यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ था, और उसका समर्थन जो है साम्यवादी देश कर रहे थे। तो उस समय देखते हैं कि इन देशों ने अपने अपने पक्ष में एक लोगों को और अन्य देशों को शामिल करना शुरू कर दिया। इन्होंने राजनीतिक, सैनिक और कूटनीतिक तौर पे बहुत सारे उस समय कार्य किए। तो इस दो ध्रुवीय प्रणाली में देखिए इसका क्या फायदा होता है कि इससे जो है शक्ति का संतुलन बना रहता है, क्योंकि विश्व में कोई भी एक देश अधिक शक्तिशाली नहीं होता। और यदि कोई एक देश अधिक शक्तिशाली हो जाए तो वो अन्य देशों को दबा कर रखेगा। इसलिए शक्ति का संतुलन करने के लिए आवश्यक है कि एक शक्तिशाली देश का मुकाबला दूसरे शक्तिशाली देश से हो, ताकि उन दोनों के बीच में युद्ध का खतरा ना हो और दोनों एक दूसरे के सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ा सके। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है यूरोपीय संघ के बारे में। तो अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ जो है ये यूरोपीय देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और इसका उद्देश्य है कि यूरोप के जो 27 इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में आपसी समावेश हो सके, और जितने भी यूरोपीय 27 देश हैं इसके संगठन, उनके बीच आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग का आदान प्रदान हो सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। अगर यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में यूरोपीय देशों के बीच युद्ध की संभावना को कम करने और एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके यूरोपीय संघ की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो इसकी मुद्रा है। यहाँ पे ये लोग यूरो के द्वारा व्यापार करते हैं अपना, और ये 19 सदस्य देशों ने इसको यूरो को अपना रखा है। इसके अलावा अगर यूरोपीय संघ के अगर सदस्य देश के बीच की बात करें तो इनका जो व्यापार होता है वो मुक्त व्यापार होता है, और सामान्य बाजार प्रणाली की इन लोगों ने स्थापना की हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसलिए आप बाकी क्वेश्चंस को इस पीडीएफ के द्वारा कर लेंगे। अगला एग्जाम आपका कौन सा है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।